गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्षेत्रवाद के बारे में। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका। इसके अलावा क्षेत्रवाद के उदय होने के कारण कौन कौन से हैं, उन विषयों पर आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम क्षेत्रवाद के बारे में। क्षेत्रवाद से हमारा अभिप्राय है कि जब कोई भी मनुष्य जहाँ वह जन्म लेता है और जहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक है और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अपने क्षेत्र विशेष को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सशक्त और उन्नत बनाना विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक एवं अभिन्न अंग हो सकता है। लेकिन जब यह भावना एवं लगाव अपने ही क्षेत्र विशेष तक सिमटकर अत्यंत संकीर्ण रूप धारण कर लेती है, तब क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद जो है एक संकीर्ण भावना है। क्षेत्रवाद की धारणा को हम इस प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि क्षेत्रवाद एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होती है या ऐसे क्षेत्र की पृथकता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। क्षेत्रवाद में राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों का विभाजन इत्यादि से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। जब क्षेत्रवाद की विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष के विकास से जोड़कर देखा जाता है तो यह अवधारणा नकारात्मक बन जाती है। इस प्रकार से क्षेत्रवाद पनपता है, क्षेत्रवाद जन्म लेता है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय होने के अनेक कारण हैं। अनेक ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा भारत में हम कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद का उदय हो रहा है। तो इसमें हम अभी देखेंगे कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय होने के कारण कौन कौन से हैं। क्षेत्रवाद के उदय होने का पहला व मुख्य कारण भाषा है, लैंग्वेज है। भाषा के आधार पर भी क्षेत्रवाद का उदय होता है। भाषा के आधार पर भी क्षेत्रवाद पनपता है, जन्म लेता है। भाषाई आधार पर लोगों को एकीकृत करना या फिर किसी क्षेत्र का गठन करना क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों में से एक मुख्य कारण है। भाषाई विवाद स्वतंत्रता से पूर्व भी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना रहा। वर्ष 1920 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई। इसके बाद वर्ष 1927 में नेहरू रिपोर्ट में भाषा की आधार पर जो मांग है उसको फिर से दोहराया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे विवादित विषय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। अतः इस विवाद को समाप्त करने के लिए वर्ष 1948 में धर आयोग का गठन किया गया तथा इसके बाद जेवीपी समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।
इसी क्रम में यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर अलग राज्यों के गठन की मांग उठने लगी तथा आंदोलन प्रारंभ हो गए। इसके चलते वर्ष 1960 में महाराष्ट्र को 2 भागों में बांट दिया गया। वर्ष 1966 में पंजाब का विभाजन भी 2 हिस्सों में कर दिया गया। इसी प्रकार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने तथा इसे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा भी क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने का एक मुख्य कारण है। भाषा के साथ साथ धर्म भी क्षेत्रवाद के उदय का एक मुख्य कारण है। क्षेत्रवाद के जो उदय हो रहा है उसमें भाषा के साथ साथ धर्म का भी अहम रोल है। धर्म के आधार पर भी क्षेत्रवाद का उदय हो रहा है। धर्म को क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा धर्म का राजनीतिकरण कर लोगों में क्षेत्रीय विकास के वायदे किए जाते हैं, जो कि देश की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। धर्म के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने, लोगों के उन धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना जो कि संविधान द्वारा उन्हें मूल अधिकारों के रूप में प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार से धर्म के आधार पर भी क्षेत्रवाद का उदय हो रहा है। धर्म के साथ साथ क्षेत्रवाद के उदय होने में आर्थिक असंतुलन भी शामिल है, यानी कि आर्थिक असंतुलन के आधार पर भी क्षेत्रवाद का उदय हो रहा है। इस प्रकार से आर्थिक असंतुलन भी क्षेत्रवाद के उदय होने का एक कारण है। असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है, जो कि क्षेत्रवाद को भी प्रोत्साहित करता है। देश में कई राज्यों के अंदर भी आर्थिक असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है, अर्थात एक ही राज्य के 2 क्षेत्रों में संसाधनों के वितरण में विषमता एक ऐसी स्थिति है जो राज्य की सीमा के अंदर ही असंतोष को जन्म देती है और इससे क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। यह आर्थिक असंतुलन एक राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच भी है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विकास का स्तर ओडिशा, बिहार से कहीं अधिक है, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अंतर और अधिक दिखाई देता है। क्षेत्रीय विकास में असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण विभिन्न राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार क्षेत्रवाद के उदय होने का एक कारण आर्थिक असंतुलन भी है। इसके साथ साथ राजनीति भी क्षेत्रवाद के उदय होने का एक कारण है। भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में राजनीति को भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है। यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को बल राजनीतिज्ञों द्वारा ही मिलता है। वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व नक्सलवादी क्षेत्रों में विद्रोहों से चिंतित होकर केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा देने के निर्णय को राज्य सरकारों ने
केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में माना। जनता पार्टी के शासनकाल में गो हत्या प्रतिबंध के विषय पर केंद्र तथा तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच उत्पन्न विवाद को उग्र क्षेत्रवाद का ही उदाहरण माना जा सकता है। इस प्रकार से क्षेत्रवाद के उदय होने का एक कारण राजनीति भी है। राजनीति के साथ साथ क्षेत्रीय संस्कृति एवं नृजातीय पहचान के आधार पर भी क्षेत्रवाद का उदय हो रहा है। इस प्रकार से क्षेत्रीय संस्कृति और नृजातीय पहचान भी क्षेत्रवाद के उदय होने का एक मुख्य कारण है। विभिन्न जनजातियों द्वारा अपनी नृजातीय पहचान को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करना भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। जैसे बोडोलैंड एवं झारखंड में जनजातीय आंदोलन। वहीं अपनी पृथक धार्मिक पहचान को बनाने के लिए पृथक खालिस्तान की मांग जैसा देशव्यापी मुद्दा भी क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से क्षेत्रीय संस्कृति भी क्षेत्रवाद को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। क्षेत्रीय संस्कृति के साथ साथ ऐतिहासिक कारण भी क्षेत्रवाद के उदय का एक मुख्य कारण है। ऐतिहासिक कारण और परिस्थितियां भी क्षेत्रवाद की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण कार्य करती है, महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में आर्यों के समय से ही उत्तर और दक्षिण का भेद पाया जाता है। प्रजातीय कारण भी इस भेद को बढ़ाने में उत्तरदायी रहे हैं। उत्तर भारत के अनेक राजाओं ने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अतिरिक्त किसी दक्षिण भारत के राजा ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। इस प्रकार का इतिहास विजयी और विजित का इतिहास रहा। इन ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भी भारत में क्षेत्रवाद की भावना का विकास हुआ है। इस प्रकार से क्षेत्रवाद के उदय होने में ऐतिहासिक कारण भी शामिल है। ऐतिहासिक कारणों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कारण भी क्षेत्रवाद के उदय होने में शामिल है। मनोवैज्ञानिक कारण के कारण भी क्षेत्रवाद का उदय हो रहा है। मानसिक परिस्थितियां भी क्षेत्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति में अपने क्षेत्र के प्रति कुछ अधिक लगाव होता है और यह स्वाभाविक है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के प्रति द्वेष की भावना को विकसित कर लेते हैं तो बुराई प्रारंभ हो जाती है। अनेक अवसरों में क्षेत्रवाद की भावना इतनी उग्र हो जाती है कि राष्ट्र और राष्ट्रीय हितों तक की उपेक्षा कर दी जाती है। इसके साथ ही विद्वेष मानव की मूलभूत प्रवृत्ति है। वह ईर्ष्यालु होता है। उसमें भय, घृणा और क्रोध की प्रवृत्तियां भी पाई जाती है। इन प्रवृत्तियों के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से क्षेत्रवाद के उदय होने में मनोवैज्ञानिक कारण भी शामिल है। मनोवैज्ञानिक कारणों के साथ साथ सामाजिक दशाएं भी क्षेत्रवाद के उदय होने में सहायक हैं। सामाजिक दशाएं भी क्षेत्रवाद उदय होने का एक मुख्य कारण है। सामाजिक दशाओं में भिन्नता के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। संस्कृति और रहन सहन में भिन्नताओं के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है। उत्तर भारतीयों का विचार है कि वैदिक सभ्यताओं का उद्गम स्थान उनका क्षेत्र रहा। दक्षिण भारत आज भी संस्कृति को बनाए हुए हैं, जबकि उत्तर भारत में उसके विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रथाओं, संस्कारों, परिवार और विवाह के प्रतिमानों में भिन्नता के कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का जन्म और विकास होता है। इस प्रकार से सामाजिक दशाएं भी क्षेत्रवाद के उदय होने का एक मुख्य कारण है।
इसके साथ साथ क्षेत्रीय संस्कृति भी क्षेत्रवाद के उदय होने का मुख्य कारण है। भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक या क्षेत्रीय संस्कृति को क्षेत्रवाद का प्रमुख घटक माना जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटक क्षेत्रीयता की व्याख्या सांस्कृतिक विरासत, लोक कथाओं, मिथकों, प्रतीकवाद और ऐतिहासिक परंपराओं के माध्यम से ही करते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों को सांस्कृतिक पहलू के आधार पर बनाया गया था। आर्थिक मुद्दों के अलावा राज्य के रूप में झारखंड के निर्माण में क्षेत्रीय संस्कृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार से क्षेत्रीय संस्कृति भी क्षेत्रवाद के उदय होने का एक मुख्य कारण है। क्षेत्रीय संस्कृति के साथ साथ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय होना, यह भी क्षेत्रवाद के उदय होने का एक मुख्य कारण है। राज्य के मामलों में केंद्र द्वारा नेतृत्व और अनुचित हस्तक्षेप के अभिजात्य चरित्र ने राज्यों को क्षेत्रीय ताकतों के लिए कमज़ोर बना दिया है। कभी कभी क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं और केवल क्षेत्रीय हित को ही बढ़ावा देते हैं। कभी कभी क्षेत्रवाद अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने में मदद करता है, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, TYEC आदि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी में ही आते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय भी क्षेत्रवाद के उदय होने का एक मुख्य कारण है। क्षेत्रवाद के निवारण या क्षेत्रवाद की समस्या को हल करने हेतु सुझाव या उपाय। आधुनिक भारत में क्षेत्रवाद एक जटिल सामाजिक समस्या के रूप में विकसित हुआ है। इससे देश में अलगाववाद को बढ़ावा मिला है, सामाजिक एकता को क्षति पहुंची है और राष्ट्रीय एकता कमज़ोर हुई है। अतः राष्ट्र की एकता व प्रगति को मजबूत करने की दृष्टि से क्षेत्रवाद को दूर किए जाने की बहुत ही आवश्यकता है। क्षेत्रवाद की समस्या को हल करने के सुझाव या उपाय इस प्रकार है। क्षेत्रवाद की समस्या को हल करने का सुझाव, पहला सुझाव है राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना के विकास से क्षेत्रवाद की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल सकता है। क्षेत्रवाद को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि क्षेत्र के स्थान पर राष्ट्र को लोगों के मन में प्रतिष्ठित किया जाए। विभिन्न प्रकार के संचार साधनों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया जाना चाहिए। विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलन आदि आयोजित कर लोगों में इस बात का प्रचार किया जाए कि राष्ट्र हित में ही सबका हित है। इस प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देने से रोकने के लिए राष्ट्रीय भावना का विकास जरूरी है। राष्ट्रीय भावना के विकास के साथ साथ क्षेत्रीय दलों पर भी प्रतिबंध लगाने से क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसमें क्षेत्रीय दलों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अधिकांश क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय राजनीति करते हैं और ये दल क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं। इसलिए इन क्षेत्रीय दलों पर रोक लगाई जानी चाहिए और क्षेत्रीय दलों पर रोक लगाकर क्षेत्रवाद की उदय के जो कारण हैं उनको रोका जा सकता है। यह भी क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने में क्या है कि सुझाव है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों को समान आर्थिक सुविधाएं दी जाए। इससे भी क्षेत्रवाद की भावना जो बढ़ रही है उसको रोका जा सकता है। क्षेत्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए
सरकार को सभी क्षेत्रों के लोगों को समान सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना न पनप सके। इस प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना जो बढ़ रही है, क्षेत्रवाद जो लगातार बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सभी क्षेत्रों को समान आर्थिक सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। इससे भी क्षेत्रवाद का जो बढ़ावा मिल रहा है उसे रोका जा सकता है। इसके साथ साथ भाषाई संबंधी झगड़ों का भी हल होना चाहिए। भाषाई संबंधी झगड़ों का हल करके भी, यानी कि क्षेत्रवाद की समस्या को हल करने के लिए यह भी जरूरी हो गया है कि भाषा संबंधी झगड़ों का हल किया जाए, भाषा से संबंधित डिस्प्यूट को सोल्व किया जाए। इस प्रकार से भाषा संबंधी झगड़ों को हल करके भी क्षेत्रवाद को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको रोका जा सकता है। इसके साथ साथ दबाव की राजनीति पर रोक लगाई जानी चाहिए। इससे भी क्षेत्रवाद को बढ़ने से रोका जा सकता है। क्षेत्रवाद के आधार पर दबाव की राजनीति की जाती है। यदि इस प्रकार की घटनाओं को सख्ती से दबाया जाएगा तो क्षेत्रवाद पर कुठाराघात होगा। इस प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना को रोकने के लिए, क्षेत्रवाद की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए दबाव की राजनीति पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह भी एक सुझाव है। इसके साथ साथ अंतर क्षेत्रीय संपर्क के माध्यम से भी क्षेत्रवाद की भावना को जो बढ़ रही है उसको रोका जा सकता है। क्षेत्रवाद के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों में निकट संपर्क की स्थापना हो, संचार और आवागमन के साधनों का विकास करके विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों की परस्पर मिलने जुलने और एक दूसरे के रीति रिवाजों को जानने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार से अंतर क्षेत्रीय संपर्क के द्वारा भी क्षेत्रवाद की भावना जो बढ़ रही है, क्षेत्रवाद का विकास लगातार जो हो रहा है उसको रोका जा सकता है। यह भी एक सुझाव है। इसके साथ साथ शिक्षा संसाधनों में क्षेत्रवाद पर प्रतिबंध लगाकर भी क्षेत्रवाद की भावना, यानी कि क्षेत्रवाद जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सकता है। यह भी एक सुझाव है कि देश की अधिकांश शिक्षा संस्थाएं, विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं क्षेत्रीय आधार पर विद्यार्थियों का चयन करती है, सिलेक्शन करती है। उनमें क्षेत्रीय निवास को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इससे क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा संस्थाओं को अखिल भारतीय आधार पर प्रवेश का नियम अपनाना चाहिए। परिणामस्वरूप शिक्षा संस्थाओं में क्षेत्रवाद पर जो प्रतिबंध है उसे लगाकर भी क्षेत्रवाद की भावना का जो विकास बढ़ रहा है उसे रोका जा सकता है।